ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अब तक लाठियां विपक्ष पर बरसती थी तो शायद उसका शोर तो सुनाई देता था, लेकिन दर्द महसूस नहीं होता था। लेकिन आज जब अपनों पर यानी कि एलएलबी स्टूडेंट्स पर और एबीवीपी पर लाठियां चटकी हैं तो शोर भी उतना ही सुनाई दिया है और दर्द भी उतना ही। हम बात कर रहे हैं बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय का, जहां पर एलएलबी के स्टूडेंट्स पर बर्बर लाठियां बरसी तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री का गुस्सा भी देखने में आया है और कैसे एबीवीपी जैसा संगठन सरकार के खिलाफ उतर आया, हालांकि उसे चुप कराने की भी कोशिश हुई। ये खबरें आज का यूपी में, हम समझेंगे कि पूरा वाकया क्या है, क्यों आखिर एलएलबी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है एक विश्वविद्यालय के, और कैसे सरकार के हाथ पांव फूल गए, ये खबर बताएंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि अमेरिका से जब एक ब्राह्मण की बात निकल आई कि रशियन तेल खरीदने का फायदा भारत के ब्राह्मणों को हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में आखिर ये ब्राह्मण तेल खरीदने वाले ब्राह्मणों का मुद्दा कैसे गरमाया, कहां से ये ब्राह्मणों का मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया, जानेंगे आज का यूपी। तो खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। एसआरएमयू, जी हां, श्री राम मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जिसके लॉ फैकल्टी की पढ़ाई में बवाल मच गया है। एसआरएमयू बाराबंकी का एक यूनिवर्सिटी है और कहा जाता है कि लखनऊ के एक बड़े बिजनेस घराने का ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस सरकार को एक दिन में ही हिलाकर रख दिया। जी हां, एलएलबी के वो छात्र जिन्हें काफी समय से डिग्रियां तो मिल रही थी, लेकिन उनका उत्पीड़न भी हो रहा था। सबसे बड़ी बात, बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होने की वजह से 2022 से ही मान्यता नहीं मिल रही थी। यानी 2022 से ही 2025 हो चुका है। 3 सालों से लॉ की डिग्री यूं ही बेकार पड़ी। छात्र लगातार प्रताड़ित हो रहे थे, क्योंकि कई छात्रों को जबरन फीस भरने, कईयों को आवाज उठाने के एवज में उन्हें रस्टिकेट कर देना, और उसके अलावा 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा का विरोध करना। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसने इस यूनिवर्सिटी के छात्रों को और इसके प्रशासन को आमने सामने कर दिया। और बीती शाम जब अपने एलएलबी के इस बार काउंसिल के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे को लेकर जब ये छात्र वाइस चांसलर से मिलना चाह रहे थे, तो वहां पर पुलिस ने इन्हें बुरी तरीके से पीटा, और पिटाई ऐसी बर्बर कि अगर आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पीठ से लेकर पूरे शरीर पर डंडों के निशान, लाठियों के ऐसे निशान जो जल्दी नहीं मिटेंगे। बाराबंकी से लेकर लखनऊ के सरकारी अस्पताल तक घायलों की पूरी एक फेहरिस्त सामने। और जब ये बर्बर लाठी चार्ज हुआ तो एबीवीपी इस मामले में कूद पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हां, संघ की वो छात्रों की शाखा जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट यूनियन कही जाती है, संघ की वो शाखा जो इस सरकार को अपनी सरकार कहती है। और अगर आप देख लें तो संगठन जिनके हाथ में है वो भी एबीवीपी से निकले हुए लोग हैं, और कहा तो ये जाता है मुख्यमंत्री भी कभी एबीवीपी से रहे। लेकिन आखिर इस एबीवीपी का गुस्सा इस सरकार पर फूटा। दरअसल छात्रों की बर्बर पिटाई के बाद यह गुस्सा इतना फूटा कि आज इस संगठन ने सरकार की ही ईंट से ईंट बजा दी। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, ये पिटाई के वीडियो है। पुलिस वालों ने जिस तरीके से बेरहमी से लाठी चार्ज किया, उससे कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग महज इतनी कि मनमाना फीस नहीं होना चाहिए, और उससे भी बड़ा ये कि 2022 से जिस लॉ की डिग्री का रजिस्ट्रेशन बंद है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने
2022 के बाद से अपना एफिलिएशन नहीं दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यानी कि अगर डिग्री हाथ में भी मिल जाए तो यहां से निकले हुए छात्र किसी काम के वकील नहीं, वो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। इसमें एलएलबी से जुड़े हुए कई कोर्सेस, एलएलबी, बीबीए एलएलबी और एलएलबी से संबद्ध कई कोर्स में यही स्थिति थी और ये गुस्सा धीरे धीरे छात्रों में पनप रहा था। जब छात्रों की बात नहीं सुनी गई तो छात्र संघर्ष पर उतारू हो गए और फिर इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उससे एक तरीके से भिड़ गए। लेकिन शायद इस यूनिवर्सिटी को अपने कह सकते हैं कि प्रशासनिक कनेक्शंस का गुमान था और इसी वजह से उन्होंने बच्चों, लड़कों पर एक तो बर्बर लाठीचार्ज कराया, उसके बाद हालत यह हो गई कि कईयों को अस्पताल में भर्ती कराना था। एबीवीपी इस मुद्दे को पहले से उठा रहा था और जब लाठीचार्ज हुआ तो वो भी आपे से बाहर हो गया। आज एबीवीपी और कई संगठनों के कार्यकर्ता पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मार्च का कॉल किया था कि आज हम विधानसभा घेर लेंगे। ज्यादा लड़के नहीं थे, तकरीबन 20, 25, 30 की संख्या रही होगी। ऐलान किया, ये सब चुपचाप बीजेपी दफ्तर पहुंचे और अचानक बीजेपी दफ्तर के सामने ये सीधे विधानसभा पर चढ़ गए। सरकार के हाथ पांव फूल चुके थे, इसलिए क्योंकि ये एबीवीपी का संगठन, उनका ही अपना संगठन, इन छात्रों के समर्थन में खड़े थे एबीवीपी के लोग। और जब पुलिस की लाठीचार्ज हुई तो न सिर्फ कॉलेज के छात्र बल्कि एबीवीपी के छात्रों को भी बुरी तरीके से पीटा गया और इससे एबीवीपी भी बेहद गुस्से में थी। तमतमाए उसके प्रदेश के संगठन मंत्री घनश्याम स्याही ने एक ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को आड़े हाथों लिया। अधिकारियों को उन्होंने खुलेआम चुनौती दे डाली और ऐसा लगने लगा कि अब संघ का ये जो संगठन है, यूं कह लें कि सरकार से जुड़ा हुआ ये संगठन, सरकार से तो नहीं कह सकते लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी से जुड़ा हुआ जो ये संगठन है, इसने सरकार के, योगी सरकार के प्रशासन की ऐसी की तैसी कर दी। हम आपको ये बताएंगे, लेकिन इसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हस्तक्षेप होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला कि कल शाम को जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है, एबीवीपी के लड़के मारे पीटे गए हैं, पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की है और बहुत सारे लोग इस वक्त अस्पताल में एडमिट हैं। और उसके बाद से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी अपने प्रशासन पर 7वें आसमान पर चला गया। यूं तो मुख्यमंत्री हमेशा माने जाते हैं कि उन्होंने वो अपने प्रशासन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस एक घटना ने उन्हें भी गुस्से से कहीं भर दिया और यही वजह है कि आनन फानन में कई बड़ी कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ हो गई। तो क्या क्या कार्रवाई हुई आपको हम बताते हैं। तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे उन्हें लाइन हाजिर करवाया। कहा यह जाता है कि सबसे पहले उन्होंने जांच सौंपा कि इस पूरे मुद्दे पर आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी नाराजगी की वजह क्या है। तो इसके लिए उन्होंने अयोध्या के कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दी है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ वो कौन सा मुद्दा है रजिस्ट्रेशन या एफिलिएशन का जिसकी वजह से ये छात्र सड़कों पर थे। दूसरी बात, अयोध्या रेंज के जो आईजी हैं प्रवीण कुमार, उसको इस पूरे मामले की उन्होंने तुरंत जांच दी कि कैसे उन लड़कों पर लाठीचार्ज हुआ और इस मामले में आखिर हुआ क्या है। और साथ साथ जो मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी थे, जिसमें सीओ सिटी हर्षित चौहान, एसएचओ कोतवाली राम किशन राणा और चौकी इंचार्ज को तुरंत हटाकर लाइन हाजिर किया गया। ये तो इमीडिएट कार्रवाई हुई, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होगी अब तो ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन किसी लाठीचार्ज के बाद इतनी जल्दी किसी दो जांच कमेटी का बन जाना, तुरंत लाइन हाजिर हो जाना, अभी तक ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि यह मामला एबीवीपी से जुड़ा हुआ है और एबीवीपी का जो संगठन के प्रमुख हैं, जो संगठन मंत्री हैं यहाँ के, एक तरीके से आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं वो भी कभी इस पद पर हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में ही। आज उनकी जगह जो बैठे हैं शख्स,
घनश्याम शाही उन्होंने सरकार की और प्रशासन की खुलकर वाट लगा दी, और जिसके बाद से ये पूरा हंगामा हुआ है। आप देखिए कैसे ही एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र अचानक से धावा बोलते हैं विधानसभा पर, और उनका गुस्सा किस तरीके से फूटता है। लेकिन इसमें दो बातें एक साथ हो रही थी। एबीवीपी की नाराजगी खुलकर थी, उसके संगठन उत्तर प्रदेश के इस इलाके के जो संगठन मंत्री हैं उनके ट्वीट के बाद उनके ऊपर भी, चूंकि ये विचार परिवार है, उनके ऊपर भी अचानक से कहीं ना कहीं से ये दबाव आना शुरू हुआ कि भाई आपने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया। एबीवीपी का मामला था, नेचुरल है, एबीवीपी के लोग गुस्से में, उसके पदाधिकारी गुस्से में, तो उसके नेता कैसे शांत रह सकते थे। उन्होंने ट्वीट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उनके ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं से यह दबाव पड़ा कि इसमें सरकार की और प्रशासन की फजीहत हो जाएगी, और यह भी कहा गया कि अब तो जांच कमेटी बन गई है और जल्द से जल्द उन स्टूडेंट्स के तमाम समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए कम से कम ऐसी स्थिति ना आए कि इस टकराव की वजह से प्रशासन और सरकार को कहीं शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। और यही वजह है कि एबीवीपी के उस नेता ने, यानी घनश्याम शाही ने, अपना ट्वीट हटाया। हालांकि उसकी बहुत आलोचना हो रही है कि कैसे सरकार और या यूं कहें विचार परिवार का जो एक प्रेशर है वो प्रिवेल कर गया, और जिन्होंने इस लाठीचार्ज के बाद स्टूडेंट्स का साथ दिया था उन्हें भी अपना ट्वीट हटाना पड़ा है। तो खैर, अब देखना यह है कि इस जांच रिपोर्ट में आता क्या है, क्या इस लाठी खाने के बाद भी वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के छात्रों को न्याय मिलता है या नहीं। लेकिन यह माना जा रहा है कि शायद अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उनकी जो मांगे हैं, कम से कम उनकी जो डिग्री है वो पूरा हो सके, और इस तरीके की यूनिवर्सिटी के मनमाने रवैये पर भी शायद लगाम लग सके। लेकिन इस एक घटना ने इतना तो दिखा दिया कि कैसे सत्ता और कैसे प्रशासन अगर बर्बर हो, निरंकुश हो जाए, तो फिर किसी को नहीं बख्शता। अगली खबर। तो भारत और अमेरिका के इस लड़ाई में, या यूं कहें ट्रंप और मोदी की लड़ाई में, जो एक ब्राह्मण शब्द सामने आ गया, जिसमें यह कहा गया, पीटर नवारो जो उनके आर्थिक सलाहकार माने जाते हैं व्यापार के, उन्होंने जो एक बात कह दी कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वो समझे कि क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद। उनका यह बयान कई दृष्टि से देखा जा रहा है कि भारत में जातीय विद्वेष पैदा करने के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो पीटर नवारो हैं उनका यह बयान है। देश में उनके इस बयान को कहीं तवज्जो नहीं दी गई, यानी कि कम से कम देश इस मुद्दे पर एक है। लेकिन इसी को आधार बनाते हुए चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, नगीना से सांसद हैं, उन्होंने यहां आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। उन्होंने यूं तो यह साफ कह दिया कि भाई ये हमारे घर का आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी शख्स को हम इजाजत नहीं देंगे अपने भीतर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने का। लेकिन जब उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा तो इसी बहाने उन्होंने कई बातें लिख दी और भारत के उस एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लिखा कि विदेशी हस्तक्षेप की मैं कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन तथ्य और सच्चाई को भी झुटलाया नहीं जा सकता। यानी आजादी के 75 साल बाद संपत्ति कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। बात जो नवारो ने कही उसको घुमाते हुए चंद्रशेखर ने भी वही लाइन लिख दी और उन्होंने पूरी उस रिपोर्ट को कहा कि भारत की मात्र 1% आबादी के पास देश की 40% से ज्यादा, 10% लोगों के पास 77% से ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि 60% से का हिस्सा केवल 4.8% संसाधन उनके पास है। और इसीलिए देश में अमीर और गरीब की खाई है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक आज भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा ट्वीट है जिसे चंद्रशेखर ने बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया। पीटर नवारो के बयान पर एक तरफ उन्होंने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन ब्राह्मण को लेकर के उन्होंने जो बात कही उसी बहाने चंद्रशेखर ने ये
एक उस तथ्य को सामने रख दिया कि कैसे कुछ ही लोगों के पास पूरा संसाधन है। हालांकि आप देखें तो चूंकि यह सीधा ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल हुआ तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इससे अपनी दूरी बनाई, लेकिन शायद चंद्रशेखर को यहां आपदा में अवसर नजर आया है और इसी बहाने उसी पीटर नवारो के बयान को बकायदा उन्होंने उसका कार्ड बनाकर उसको ट्वीट किया है, या यूं कहें उन्होंने उस बयान को ट्वीट किया है और इसी बहाने एक लोगों तक ये मैसेज दिया है कि जो नवारो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। और ब्राह्मण शब्द बेशक उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इसी बहाने उन्होंने पूरे देश में किन वर्गों के पास, किन लोगों के पास संपत्ति है देश की, इसकी पूरी कह सकते हैं कि पूरी रिपोर्ट सामने रखी। अब इस पर चर्चा हो सकती है कि क्या नवारो के बयान को लेकर चंद्रशेखर का ये इस पूरे डेटा को रखना ठीक है। मुझे लगता है कि कम से कम मायावती, चूंकि इसमें ब्राह्मण शब्द आ गया, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया या ब्राह्मणों के बहाने देश में जातीय संघर्ष को उभारने की एक कोशिश दिखाई दी, कम से कम मायावती सरीखी नेता उन्होंने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा, ना ही वो कहेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक जातीय विद्वेष दिखाई देता है, इसमें एक अमेरिका का डिजाइन भी दिखाई देता है कि इस देश में एक जातीय खाई को और चौड़ा किया जा सके, इस विद्वेष को बढ़ाया जा सके। लेकिन चंद्रशेखर ने यह किया, अपने कंस्टिट्यूएंसी को तो उन्होंने एड्रेस कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि हाँ ये बात सच है, और सच हो भी सकता है कि भाई ये खाई है, लेकिन क्या नवारो के बयान के वक्त उनके बयान से जुड़कर इसे करना इस वक्त सही है? इस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ज्यादातर दलों ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की संप्रभुता और यहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में ये लगता है मानो आप अमेरिका के ट्रंप के उस सलाहकार का समर्थन कर रहे हैं। बेशक आप ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन इसी मामले को उठाकर आपने जो बातें रखी वो सही हो सकती हैं, लेकिन टाइमिंग और शब्द गलत प्रतीत होते हैं। खैर, देखना है इस मुद्दे पर आगे होता क्या है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।